तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का चैप्टर। जैसा कि हमने पिछले सीज़न में देखा था कि हमारे एमसी को मारने के लिए प्रिंस और उसके साथी आए हुए होते हैं और वो काफ़ी सारे लोगों को भी अपने साथ लेकर के आया हुआ होता है। सो गाउशन उस टाइम बोल रहा होता है कि मास्टर ज़रा संभाल के रहेगा। सब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो प्रिंस होता है वो गाउशन को बोल रहा होता है कि क्या गाउशिन, हाँ अब तुम क्या पूरी तरीके से उस किंशु के कुत्ते बन चुके हो जो हर वक्त उसके आगे पीछे घूमते रहते हो। सो गाउशन बोलता है कि सेवंथ प्रिंस है, आपको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए मेरे मास्टर और मेरे बारे में। आपको मेरा मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो भी कहना है आप सीधा सीधा बोल दीजिए। तो प्रिंस बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, लगता है कुत्ते की ज़ुबान भी काफ़ी ज़्यादा खुलने लगी है। मैं सीधा बोलता हूँ कि मैं यहाँ तुम्हें मारने और तुम्हारी टांगों को तोड़ने आया हूँ। मुझे धोखा दिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें सज़ा देने के लिए आया हुआ हूँ। सो गाउशन बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्या आप मजाक कर रहे हैं सेवंथ प्रिंस। सो लिन आगे बढ़ता और बोलता है कि गाउशन ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हें पता है जब तुम सही व्यवसायी हुआ करते थे और अपना काम ठीक से करते थे तब मैं तुम्हें एक समझदार कुत्ता मानता था, लेकिन अब तो तुम कुत्ते से ज़्यादा गैर गुजरे हो। एक कुत्ता वफादार होता है और अपने मालिक के लिए वफादारी करता है, लेकिन तुम तो मुझसे बेवकूफ़ी और दोगलेपन के सिवा तुमने और कुछ किया ही नहीं है। तुम जैसा कुत्ता जो कि वफादार ना होकर दूसरे का पक्ष लेने का फैसला किया है, तो फिर अब तुम हमें इस तरीके से दोष कैसे दे सकते हो कि हम तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं। हमें दोष मत दो, जब तुमने हमारे साथ वफादारी की ही नहीं है तो फिर हम तुम्हारे साथ वफादारी क्यों करने लगे भला। यहाँ पर बेचारा गाउशिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड यहाँ पर प्रिंस बोलता है कि जाओ जल्दी से जाकर उसे ख़त्म कर दो। और लिन वो एकदम गुस्से में बोलता है कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है गाउशिन तो इन्हें रोक कर दिखाओ और इनका विरोध करने की हिम्मत करो, रेजिस्ट करके दिखाओ। अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया तो याद रखना मैं तुम्हारे परिवार को बहुत ही बुरी तरीके से मारूंगा। सारे के सारे गार्ड हमारे गाउशन को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और बहुत ही डेविल टाइप में हंसे रहते हैं। बेचारा गाउशन काफ़ी डरा हुआ होता है एंड यहाँ पर प्रिंस बोलता है कि आज मैं तुम्हें समझाऊंगा कि जब कोई कुत्ता अपने मालिक से वफादारी करने की जगह पर उसके पीठ पीछे छुरा घोंपता है, उससे बेवफाई करता है, तो फिर उसे क्या सज़ा मिलती है। यहाँ पर बेचारा गाउशिन तुरंत हमारे एमसी के पास जाता है। हमारा एमसी एकदम सामने आता है और बोलता है कि बस बहुत हो चुका है, तुम मेरे रहते यहाँ पर इस तरीके से गाउशिन को मारने के लिए धमकी दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं जो तुम किसी भी तरीके से उसे मार लोगे और कुछ भी कर लोगे, हाँ। यहाँ पर प्रिंस लिन बोलता है कि अच्छा, और यहाँ पर प्रिंस भी आगे जाता है यानी कि सेवंथ प्रिंस, और बोलता है कि अरे वाह क्या बात है किंचू, अब तो लगता है कि तुम कुत्तों से भी वफादारी करने लगे हो। तुम्हें क्या लगता है कि इसकी जैसे कुत्ते को आगे बढ़ने और क्या ज़िंदा रहने के लायक भी जो तुम इसकी मदद कर रहे हो। हमारा एमसी गाउशन को इंसान समझता है लेकिन इन लोग तो बहुत ही गिरे हुए हैं। हमारा एमसी गाउशन के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है कि गाउशन कोई कुत्ता नहीं है, मैं 18 सन ऑफ गॉड, मैंने पहले ही गाउशन को अपना भाई मान लिया है। उसने हमेशा मुझसे वफादारी की है, ना कि कभी मुझसे विश्वासघात किया है, क्योंकि मैं उसे कुछ समझता हूँ, उसे रिस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन तुम लोग तो उससे ज़्यादा गैर गुजरे हो। यहाँ ये सब बातें सुनने के बाद बेचारा गाउशन, उसकी आंखों से तो आंसू हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे इतनी ज़्यादा इज्जत दी होती है। ये लोग तो कभी इज्जत देते नहीं हैं, लेकिन वो हमारे एमसी के इस तरीके से चिपका हुआ होता है कि हमारे एमसी को बहुत ही गंदा टाइप का फीलिंग आ रहा था कि ये भगवान ही क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर प्रिंस लिन बोलता है कि अच्छा क्या बात है, वफादारी मानना पड़ेगा। अब क्या तुम इस तरीके से एक नौकर और कुत्तों को भी अपना भाई बना लेते हो किंशु। तुम्हें अपने शब्दों को सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। तुम एक देवता के पुत्र हो, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि इसके जैसे कुत्ते को तुम अपना भाई बना लोगे तो वाकई में हो जाएगा। यहाँ पर सेवंथ प्रिंस बोलता है कि मत भूलो किंशु कि ये एक कुत्ता है और आज अगर इसने हमसे विश्वासघात किया तो ये कल तुम्हारे साथ भी करेगा, भले ही तुम एक एंशियंट गेट हो। वैसे मुझे ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि एंशियंट गेट में रहने की वजह से तुम तो हो तो एक कचरे ही ना। भला एक कचरा दूसरे कचरे को अपना भाई नहीं मानेगा तो क्या मानेगा। लेकिन एक बात याद रखना किंशु कि हम ही वो लोग थे जो तुम्हारा एंशियंट गेट का खजाना खरीदते थे, और आज जिस गाउशन को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो तुमने उसी गाउशन का उपयोग किया था सिर्फ और सिर्फ अपना सामान बेचने के लिए। तो फिर आज तुम खुद को उसका रक्षक और हमें उतना उसका दुश्मन क्यों बता रहे हो। हाँ, तुम ऐसा दिखा रहे हो जैसे कि तुम उसकी रक्षा करना चाहते हो और हम उसे ख़त्म करना चाहते हैं। एक बात याद रखना कि ज़रा संभल कर रहना जब तुम आज उसकी रक्षा कर रहे हो तो, क्योंकि कल वो तुम्हारे जब पीठ पीछे छुरा घोंपेगा, विश्वासघात करेगा, तब तुम्हें पता चलेगा। बेचारा गाउशिन वो बुरा नहीं है, उसने इन लोगों के साथ मजबूरी में ऐसा किया था। सो गाउशिन बोलता है कि मास्टर दरअसल ऐसा नहीं है सचमुच में। सो हमारा एमसी बोलता है कि मैं जानता हूँ
तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ लोग बुरे वो हैं और बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। तुमने जो कुछ भी किया वो अपनी मजबूरी में किया और ये तुम्हारा काम था, इसमें कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी सिर्फ गलती नहीं है बल्कि मेरी भी गलती है। और पहले जो कुछ भी है वो अतीत था, इसलिए मैं उसे भुला करके अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि अतीत में जो कुछ भी हुआ वो सब गलत था, लेकिन इस समय वर्तमान में तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वफादार रहे हो, तो अब प्रेजेंट टाइम को देखते हुए मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। यहाँ पर गाउशिन बोलता है कि मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी इज्जत देने के लिए। यहाँ पर लिन हंसता और बोलता है कि वफादारी, क्या बात है, अब एक मास्टर को अब एक कुत्ते से वफादारी करना पड़ेगा। हाँ, और वैसे भी गाउशिन, तुम्हें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि तुम्हारा जो परिवार है ना वो मेरे साम्राज्य में रहता है, यानी कि ड्रैगन एलिफेंट साम्राज्य में रहता है। तो वहाँ पर रहने की वजह से तुम मेरे ही साम्राज्य के आदमी हो। तुम्हें क्या लगता है कि आज तुमने अपना पक्ष बदल लिया है तो तुम उसके पक्ष में जाकर सुरक्षित रह लोगे? तुम्हारा परिवार सबसे निचले वर्ग से संबंध रखता है और एक नीची जाति का परिवार है। किंशु, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ कि तुम मेरे नौकर बन जाओ, मेरे कुत्ते बन जाओ। मैं तुम्हें बख्श दूंगा, छोड़ दूंगा, वरना तुम्हारी बहुत बुरी हालत करूंगा। और एक बात याद रखना गाउशिन, कि गाउशिन मेरे साम्राज्य का एक व्यापारी है और कुछ भी नहीं, वो भी एक नीची जाति का व्यापारी। मैं उसके साथ कुछ भी करूँ तुम्हारे से क्या लेन देना है? आज भले वो तुम्हारे पक्ष में है, लेकिन है तो वो मेरे राज्य का ना। हाँ, और एक बात याद रखना गाउशिन, कि ड्रैगन एलिफेंट के परिवार में मैं, लिन, कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए अगर जब कभी भी मैं यहाँ से वापस जाऊँगा तो सोचो तुम्हारे परिवार की क्या स्थिति होगी। हाँ, और वैसे भी किंशु, जब तुम इस गाउशिन के साथ रहते हो, ये गाउशिन काफ़ी ज़्यादा नीचे फैमिली से और नीची जाति से आता है, इसीलिए सीधी सी बात है कि तुम भी नीची जाति के ही कहे जाओगे जब तक तुम इसके साथ रहोगे। ये सुनने के बाद गाउशिन बोलता है कि ये बिल्कुल भी गलत है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ है। यहाँ पर वो बोलता है कि गलत, क्या गलत है? हाँ, इसमें गाउशिन बोलता है कि मास्टर, आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, गांव परिवार का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ये सब कुछ झूठ है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, जो कुछ किया मैंने किया, उन्हें क्यों सज़ा दे रहे हैं? तो प्रिंस बोलता है कि अच्छा, मैं उन्हें सज़ा क्यों ना दूँ? हाँ, वैसे भी सीधी सी बात है, जब मैंने कहा है कि ये सच है तो है, जो तुमने किया है तुम्हारे परिवार को भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन्हें जितना भी ज़्यादा तड़पा सकता हूँ तड़पाऊँगा और उन्हें नरक तक भेजूँगा। और हाँ, वो एकदम जीभ लपलपाते हुए बोलता है, गंदी हरकतें करते हुए, कि तुम्हारे परिवार की जो औरतें हैं मैंने सुना काफ़ी खूबसूरत हैं और एग्जॉस्ट भी नहीं होती जल्दी, इसीलिए मुझे लगता है कि उन्हें उनका एक बार स्वाद तो चखना ही चाहिए। और तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं उनके साथ क्या क्या करूँगा। गाउशिन बेचारा डर जाता है अपने परिवार से, क्योंकि गलती उसकी है लेकिन उसके परिवार को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए वो बोलता है कि मैं आपसे विनती करता हूँ प्रिंस लिन, प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं उनकी सुरक्षा के लिए आपको सब कुछ वापस कर दूँ? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, आप प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत कीजिए, आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। यहाँ पर प्रिंस लिन एकदम डेविल टाइप में हंसते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम अब एक कुत्ता हो और कुत्ता वापस से वफादारी पर उतर आया है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। चलो घुटने टेको, मुझसे विनती करो, रेंग कराओ और जूते चाट करके साफ करो, मैं तुम्हारे परिवार को जाने दूंगा। यहाँ पर प्रिंस बोलता है, सेवंथ प्रिंस, कि गाउशिन, तुम भी ना कमाल करते हो। तुम शांति से रहना चाहते हो, अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहते हो, लेकिन तुम फिर भी हमारे साथ रहने की वजह पे दूसरे के साथ हो, गलत व्यक्ति के साथ हो। तुम शायद बोल रहे हो कि तुम्हारा जो परिवार है वो हमारे साम्राज्य में रहता है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए, तो तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। और हाँ, तुम्हारे जैसा एक बेकार कुत्ता अगर ये 18 सन ऑफ गॉड का भाई भी बन जाए ना तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये किंशु है तो पूरी तरीके से कचरा ही ना। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम नीचे जाति के ही कहलाओगे और नीचे कहकर कि तुम और कुछ भी नहीं हो। यहाँ पर ये सुनने के बाद से गाउशिन बोलता है कि बस बहुत हो गया है, अब मैं आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आप मेरी बेइज्जती कर सकते हैं लेकिन आपको मेरे मास्टर की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। आप कम से कम कुछ ना सही मेरे साथ अगर एक इंसान की तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम मेरे मास्टर से इस तरीके से व्यवहार तो नहीं कर सकते हैं। एक वही है जिन्होंने मुझे इज्जत दी, आप लोग तो मुझे कुछ समझते ही नहीं थे, इसलिए आप मेरे मास्टर के बारे में कुछ मत बोलिए। यहाँ पर प्रिंस बोलता है कि अच्छा, तो अब एक कुत्ता अपने असली मालिक से वफादारी छोड़ करके किसी दूसरे से वफादारी कर रहा है, क्या तुम्हें सचमुच में लगता है कि तुम्हारी ये मालिक तुम्हारी रक्षा कर सकेगा? हाँ, कभी नहीं। एक बात याद रखना,
जब हम यहाँ से जाएंगे तो तुम्हें तुम्हारे परिवार को बहुत ही बुरी तरीके से माने हैं। गाउशिन, मुझे लगता है कि तुम्हारे गांव परिवार उन नीचे लोगों की कोई परवाह ही नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा नीचे और घटिया किस्म के लोग हैं। तुम्हें तुम्हारे परिवार की कोई परवाह नहीं है। अगर यही बात है तो मैं तुम्हारे परिवार के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये सारी की सारी बातें बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी आ जाती है डेविल स्माइल करते हुए हमारी बाइजू, जो कि अपना हथियार उठा करके उसे थोड़ी ही देर में अपना एक बहुत ही बड़ा शॉट मारने वाली हो। धड़ाक से एक शॉट मारती है जिससे वो पराठे की तरह ज़मीन में चपट जाता है। जितनी बकवास कर होता है सब निपट जाती हैं। गाउशिन की इस तरीके से देख करके बेचारा हंस रहा होता है। बाइजू नीचे उतरती है, दो सर्वेंट आते हैं पीछे और बोलते हैं कि मास्टर मास्टर क्या आप ठीक हैं? सेवन्थ प्रिंस को उठाते हैं तो सेवन्थ प्रिंस बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, वो लिटिल डीमन, तुमने फिर से मुझ पर हमला करने की कोशिश की। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? तुम जो बास्टर्ड कहीं की। यहाँ पर बाइजू बोलती है कि सचमुच में लगता है तुम इतनी बार मार खाने के बाद भी मेरे हाथ से सुधरे नहीं हो। हाँ, तुम्हें ये हथियार दिख रहा है ना, एक और मारूंगी तो तुम्हारा मुंह टूट जाएगा। और अगर तुम्हें क्या लगता है कि 3-4 बार एक ही व्यक्ति को पीटने के बाद क्या वो पागल बन जाएगा? मेरे ख्याल से तुम तो वैसे भी पागल ही हो। तुम्हें मेरा कुछ सम्मान करना चाहिए। बेवकूफ़, कितनी बार और मार खाने का इरादा है तुम्हारा? हाँ, कितनी बार मार चुकी हूँ, लेकिन बदतमीजी से सुधारने का नाम ही नहीं लेता है। यहाँ पर बेचारा प्रिंस की काफ़ी बल भर बेइज्जती होती है सेवन्थ प्रिंस की। सो अपने सर्वेंट को दूर धकेलता और बोलता है कि अच्छा, तुम किसे डराने की कोशिश कर रही हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसी घटिया एक वैश्या टाइप की डीमन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा लोगी? मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ था और बेच भी दिया, तो आज तुम मुझसे कमज़ोर हो और मुझसे ज़्यादा ताकतवर और कोई भी नहीं यहाँ पर हमारा एमसी खांसता है, क्योंकि वो भी ये बताना चाहता है कि मैं भी यहाँ पर हूँ। वो सारे के सारे आपस में ही लड़े जा रहे हैं, जबकि हमारे एमसी को मारने के लिए आए हुए हैं। सो भी बता रहा होता है कि बस बहुत हो चुका है सेवन्थ प्रिंस, तुम अब बहुत हद पार कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, जो तुम मेरे आदमी को किसी भी तरीके से हाथ लगा सकते हो? इस तरीके से हंगामा करके, मुझे बेइज्जत करके तुम आखिर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? क्या ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कितना ताकतवर हूँ? हाँ, तो क्या हुआ? आखिर तुम यहाँ पर आकर के सिर्फ बेइज्जत ही हुए ना, और कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पर लिन एकदम पास में आता और बोलता है कि अच्छा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि तुम्हारी ये जो नौकर है 2 कौड़ी की, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे कुछ नहीं कर सकता हूँ? एक बार जब मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारूंगा तो मैं इसे कुछ भी करूँगा, और इसके सामने ही मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। तुमने मेरी राजकुमारी को बहुत ही बुरी तरीके से कैद किया, और तो और तुमने उसे बेइज्जत भी किया। इसीलिए आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी क्या हालत होती है। तुम्हें आज मैं उसकी सज़ा दूंगा। तुम इसके लायक भी नहीं हो। हाँ, और वैसे भी ये डीमन लड़की उस राजकुमारी के सामने कुछ भी नहीं है। हमारा एमसी हंसते हंसते सब कुछ बर्दाश्त कर रहा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक बर्दाश्त करने नहीं वाला होता है भाई, क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहता। इसीलिए वो एक तमाचा खींच कर मारता है प्रिंस को। थोड़ा देर के लिए तो प्रिंस एकदम शौक रहता है और बोलता है कि इनफ, अब बहुत हो गया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है। तुम जैसे एक छोटे से राज्य का राजकुमार, जिसकी इतनी हिम्मत कि एक देवता के सामने कैसे रिस्पेक्ट शो की जाती है, उसे कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हारा कल्टीवेशन इतना ज़्यादा कम होते हुए भी और इतना बेकार राज्य होते हुए भी तुम एक पैट्रियार्क, जो कि पूरे के पूरे एक आइलैंड का मालिक है और तो और एक देवता है, उसके सामने इस तरीके से रिस्पेक्ट शो कर रहे हो। कि तुम्हें एक देवता की रिस्पेक्ट शो करने की हिम्मत नहीं आती है? हाँ, तुम इस तरीके से उसके सामने चलाने की हिम्मत कर रहे हो, तो मैं तुम्हें क्यों ना मारूं? तभी वो एकदम पीछे हटते हुए बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। गार्ड, उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारो, ख़त्म कर दो। मैं उसे कुत्ता बांधते हुए देखना चाहता हूँ, मेरे सामने लेटा हुआ देखना चाहता हूँ। हमारा एमसी खड़ा होता है। एक गार्ड बोल रहा होता है कि 18 सन ऑफ गॉड, अब देखिए कि मैं आपके साथ क्या करता हूँ। मैं आपको बहुत ही बुरी मौत दूंगा और मैं आपको सबक भी सिखाऊंगा। यहाँ पर लिन बोलता है कि किंशु, तुम अब मेरे इस आदमी के सामने, मेरे इस गार्ड के सामने नहीं टिक पाओगे। तुम्हें मालूम भी है कि मेरा ये आदमी कितने सारे युद्ध में जीत चुका है, आज तक इसे कोई भी नहीं हरा पाया है। इसने युद्ध में अपने टॉप लेवल तक पहुंचा हुआ है। आज तक कोई भी युद्ध ऐसा नहीं हुआ है जहां पर ही गया हुआ और हार कर आया हो। हाँ, तो देखते तुम इससे कैसे लड़ पाते हो। यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि हद है, अब क्या ये नौकर मुझे हराएगा? हमारा एमसी अपनी की को फॉर्म करता है और काफ़ी सारे अटैक्स उसकी तरफ भेजने लग जाता है और बोलता है कि अब देखो मेरे न्यायों की मोती की ताकत, तुम जैसा एक बेकार सा योद्धा मुझे हरा सकेगा? हमारा एमसी उस पर अटैक करता है, वो धड़ाक से काफ़ी दूर जाकर गिरता है। एक ही अटैक में यहाँ पर प्रिंस एकदम सदमे में रहता है कि क्या तुमने मेरे आदमी को एक ही बार में हरा दिया? तभी एक अटैक हमारे प्रिंस के पास बैठा और एक तमाचा अपने की फॉर्म से हमारे एमसी उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे मारता है। दूर से ही वो उड़ते उड़ते आसमान की तरफ जाता है और धड़ाक से ज़मीन के नीचे गिरता है।
हमारा एमसी बोलता है कि क्या लगता है तुम्हें कि तुम मुझे हरा सकते हो, वो भी एक मामूली से नौकर से? हाँ, क्या तुम्हें मेरा मारना गलत लगता है? बेचारा ज़मीन पे लेटा हुआ होता है और एकदम से गुस्से करते हुए बोलता है कि तुम बहुत घमंडी हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। ओल्ड हुआंग, तुम आखिर कर क्या रहे हो? शक्ल क्या देख रहे हो? क्या तुम कुछ नहीं करोगे? यहाँ पर किस लिए आए हुए हो? तुम कब अपना प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हो? कब कुछ करने वाले हो? तभी वहाँ पर हुआंग यानी कि ये ओल्ड मैन बोलता है कि 18 सन ऑफ गॉड, बस बहुत हो चुका है, तुमने बहुत हंगामा कर लिया है। अब तुम एकदम चुपचाप मेरी बात मान कान खोल कर सुनो। तुम वैसे भी मेरे बराबर के नहीं हो, लेकिन फिर भी मेरे मालिक ने कहा हुआ, इसलिए मैं तुम्हें हराने के लिए आया हुआ हूँ यहाँ पर। और वैसे भी प्रिंस लिन, आप जैसे एक बेकार प्रिंस जिसकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो खुद से लड़ सके, अगर मैं ड्रैगन एलिफेंट परिवार का एहसानमंद नहीं होता तो तुम जैसे इंसान के लिए कभी भी लड़ाई नहीं करने के लिए आता। तुम जानते भी हो मेरा कल्टीवेशन लेवल कितना ज़्यादा है। इस बेकार देवता के लिए तुम यहाँ मुझे लेकर के आए हो, ऊपर से तुम खुद लड़ भी नहीं सकते हो। शह, तुमने तो मेरी बेइज्जती कराई है। यहाँ पर गावशिन बोलता है कि मास्टर, मास्टर ज़रा संभल करके रहिएगा, ये कोई मामूली इंसान नहीं है। दरअसल ये पॉइजन आर्ट का मालिक है। अतीत में मैंने इसके बारे में सुना हुआ है कि हमारे साम्राज्य में हुआंग नाम का ये व्यक्ति ही है जिसने पूरे के पूरे 18वीं मंजिल की नरक तक का जितना भी है रास्ता है वो तय किया है। और तो और इसने काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन करके काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर को भी इकट्ठा किया है। एक बार तो ये लड़ाई में इतना ज़्यादा घायल हो गया था कि पूरे के पूरे साम्राज्य में इसने हाहाकार मचा दिया था। और तो और इसे राज्य से भी सहायता प्रदान की गई थी, इसीलिए बहुत ताकतवर है। यहाँ तक कि मैंने सुना हुआ है कि इसे एक बहुत ही बड़ा अवसर भी मिला हुआ है। इसके पास इतनी स्पिरिचुअल पावर है कि इसके पास एक अजीब सी टेक्निक है जिससे ये अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ साथ किसी भी इंसान की स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर सोख सकता है जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए। कोई भी इंसान जब इस पर अटैक करता है या फिर किसी भी हथियार से या अपनी स्पिरिचुअल पावर से, तो ये उस पर अटैक करने की जगह पर उसकी स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर सोखने लग जाता है, जिससे कि बहुत ही बुरी तरीके से वो मारा जाता है। और अंत में जब वो मार जाता है तो उसके पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर होती नहीं, और जब ये सोखने लग जाता है तो कोई भी इस पर हमला भी नहीं कर पाता है, क्योंकि वो इसके सोखने की ताकत को सह ही नहीं पा रहा होता है। मुझे नहीं लगता है कि इसे भड़काना ठीक रहेगा। ज़्यादातर लोग इसे भड़काने की बिल्कुल हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि ये ओल्ड हुआंग से लड़ने का परिणाम बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि जो उसका कल्टीवेशन के लेवल है वो पूरी तरीके से उसकी शक्ति को ख़त्म कर देता है और पूरी तरीके से उसके अंदर की जितनी भी स्पिरिचुअल पावर होती है उसे पूरी तरीके से सोख लेता है। यहाँ तक कि वो इंसान अपनी जान तक गंवा देता है इसे लड़ने पर। इसीलिए मास्टर ज़रा सावधान रहिएगा प्लीज़। हमारे एमसी को तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है इस बात से। तभी वहाँ पर एक बंदा चिल्लाता है कि कज़न ब्रदर, कज़न ब्रदर। सो ये कोई और नहीं होता बल्कि हमारे एमसी का कज़न ब्रदर होता है, लाओ लूओ, सॉरी इसका नाम होता है। सो वो बोलता है कि अरे कज़न ब्रदर, आप यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। सो हमारा एमसी बोलता है कि अरे ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, आखिर ये है कौन? तभी वो उसके पास दौड़ते हुए बोल आता है और बोलता है कि अरे भाई क्या हो गया है, क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं? मैं हूँ, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? लुओ गुदाओ, तुम्हारा कज़न ब्रदर, याद है ना, तुम्हारी मौसी का भाई। क्या आप भूल गए? द फिल्म इन द गोल्डन वास द हिस्ट्री ऑफ वांगशून। आपने जो गंदी गंदी फिल्म मेरे साथ हम शेयर करते थे आपस में। हमारे एमसी को ये बात ट्रिगर होती है कि ओ नो, वो तुरंत जाकर उसका मुंह पकड़ता है और बोलता है कि अरे मेरे भाई, इतने सालों बाद तुम आए हुए हो, मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही हुई थी। तुम तो मुझे याद हो, तुम क्यों बता रहे हो उस बुक के बारे में? क्या ज़रूरत है, अपना मुंह बंद रखो ना। हमारा एमसी वन सोचता है कि मुझे याद आया, ये तो लुओ है, मेरी जो मौसी है उसका भाई, यानी कि जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था उसकी जो सगी मौसी थी, ये उसका बेटा है। लुओ फैमिली भी कोई मामूली फैमिली नहीं है, बल्कि बहुत ही ताकतवर इमॉर्टल फैमिली है, जो कि प्राचीन परिवारों में से एक मानी जाती है। मैं जानता हूँ कि जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था वो बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था, और ऐसा सुना है मैंने भी कि जब से लुओ जन्म लिया था वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, इसीलिए उसका नाम लुओ गुदाव रखा गया था। वो इतना ताकतवर था कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो बचपन से इतना ताकतवर था कि उसकी दोस्ती हमारे ओरिजिनल बॉडी की ओनर से हो चुकी थी, यानी कि जो ओरिजिनल बॉडी का ओनर, यानी कि पहले जो 18 सन ऑफ गॉड नहीं था जो मर गया, हमारे यहाँ से ट्रांसमाइग्रेट होकर आया हुआ ना, इसीलिए। तो जो पुराना ओरिजिनल बॉडी का ओनर था वो तो काफ़ी घटिया किस्म का इंसान था ना। तो हमारा एमसी सोच रहा होता है कि लुओ एक बहुत ही ज़्यादा बेकार इंसान था। वो तो पहले से ही एक बच्चा था जो कि अनकंट्रोल था, लेकिन उसके बाद जब इस ओरिजिनल बॉडी के ओनर से इसकी दोस्ती हो गई तो वो और भी ज़्यादा बेकार हो गया, क्योंकि उसने उसे काफ़ी सारी बातें सिखाई थी। उदाहरण के तौर पर काफ़ी ज़्यादा बेकार और गंदी बातें सिखाई थी जब वो बहुत ज़्यादा छोटा था।
इसीलिए ये सारी स्थिति है। और जिन किताबों के बारे में वो बात कर रहा है वो बहुत ही गंदी किताबें हैं, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। सो वो बोलता है कज़न ब्रदर, हम इसे कज़न ब्रदर या फिर लुओ ही बोलेंगे। सो लुओ बोलता है कि भाई क्या हो गया है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सो हमारा एमसी बोलता है कि अरे नहीं कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, ये कोई और नहीं थी बल्कि लुओ की बहन होती है यून। सो वो बोलती है कि 18 सन ऑफ गॉड, मेरे भाई से दूर रहो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है लुओ, तुम भी ज़रा उससे दूर रहो। सो लुओ बोलता है कि अरे सिस्टर आप यहाँ पर, देखिए सिस्टर भी यहाँ पर आए हुए हैं ब्रदर, देखिए ना। और वैसे भी सिस्टर हम लोग तो अलग अलग नहीं है ना, हम तो भाई भाई है ना, तो फिर इस तरीके से क्यों व्यवहार कर रही हैं। यून बोलती है कि भाई कौन सा भाई, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई भाई भी है। उसकी ऐसा घटिया इंसान जो हमारे परिवार की सिर्फ बेइज्जती करने के लायक है और पूरे के पूरे परिवार के नाम पर एक कलंक है, कुछ भी नहीं है वो। और मुझे लगता है कि वो हमारे परिवार को खुद के साथ साथ तुम्हें भी कलंकित कर देगा, इसीलिए उससे दूर रहो और यहाँ पर आ जल्दी से। यहाँ हमारे जीवन सोचता है कि अरे हाँ मुझे याद आया, ये तो लुओ की बहन है, लुओ यून। उफ, ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल है क्योंकि जो मैंने पहले किया यानी कि ओरिजिनल बॉडी के ओनर ने, जो कि बहुत ज़्यादा घटिया किस्म का इंसान था, उसने जो जो किया उनमें से एक ये कांड भी है, इसके भाई को गंदा बनाना, इसीलिए ये थोड़ा नफ़रत करती है। मुझे याद है इस बारे में कि जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था, काफ़ी साल पहले ही उसने इस लुओ से मिलकर के उसे काफ़ी सारी बातें सिखाई थी और काफ़ी सारी बेकार बातें ही सिखाई थी, क्योंकि वो वैसे भी किसी काम का तो था नहीं, कुछ तो उसने कुछ अच्छा किया नहीं था। उसके साथ साथ उसने अपने भाई को भी बहुत ज़्यादा, छोटे भाई को भी बहुत ज़्यादा गंदी गंदी बातें सिखाई, जिससे वो पूरी तरीके से डीमन में बदल गया और बहुत सी बुरे काम किए उसने। यहाँ तक कि उसने अपने ही परिवार का एक बहुत ही ख़ास तरह का डायमंड भी चोरी कर लिया, जिससे पूरे के पूरे साम्राज्य में एक बहुत ही बड़ा बवाल मच गया। वो तो अच्छा हुआ कि सिर्फ बच्चा मान करके उसने उसे चोरी किया था और बेचने जाने का सोच रहा था, तभी उसके परिवार ने उसे रोक लिया। लेकिन तभी से लुओ का ओरिजिनल बॉडी के ओनर से यानी कि हमारे एमसी से मिलना बंद कर दिया गया था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी रहने लग गया था। लेकिन उसी समय के बाद से उसकी बहन ओरिजिनल बॉडी के ओनर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगी और उससे नफ़रत भी करती है। यानी कि जो 18 सन ऑफ गॉड था पहले, वो काफ़ी ज़्यादा बेकार था, इसीलिए यून काफ़ी ज़्यादा उससे नफ़रत करती है। तभी वहाँ पर 7th प्रिंस आता और बोलता है कि अरे मिस लुओ आप यहाँ पर, मैं आपको ग्रीट करता हूँ। सो लुओ बोलती है कि आप कौन है, क्या आप। सो बोलता है कि जी हाँ, मैं मून डायनेस्टी का 7th प्रिंस हूँ। सो लिन भी बोलता है कि हेलो, मैं हूँ ड्रैगन एलिफेंट साम्राज्य का राजकुमार, मैं भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। सो यून बोलती है कि क्या तुम लोग इस केंसू से लड़ने के लिए आए हुए हो, क्या तुम्हारी इससे कोई लड़ाई जैसे झगड़ा हुआ है जो तुम मुझसे यहाँ पर लड़ने के लिए आए हो। सो 7th प्रिंस बोलता है कि बिल्कुल सही कहा आपने मिस, दरअसल क्या है ना कि केंचू ने हमारी थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट की है, उसे हमें थोड़ा सा सबक सिखाना था, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया ना उसे थोड़ा सा सबक सिखाना ज़रूरी था। हालांकि आपका परिवार और हमारा परिवार काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है और हमारे आपसे काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, इसीलिए आपके कहने पर मैं उन्हें छोड़ भी सकता हूँ, क्योंकि आपका हमारे परिवार से काफ़ी अच्छा कांटेक्ट है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवार की जो ये दोस्ती ख़राब हो। यहाँ पर लीन एकदम शॉक रहता है कि क्या बोल रहा है ये। तो प्रिंस बोले जा रहा होता है कि मिस लू, अगर आप कहें तो हम उसे जाने दे सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यहाँ पर लीन बोलता है कि अरे तुम ये क्या बड़े हो 7th प्रिंस, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या, उसने तुम्हारी बहन को कैद किया हुआ है, गुलाम बनाया, लेकिन तुम फिर भी ये बात कह रहे हो। तो 7th प्रिंस बोलता है कि देखो लिन, मुझे नहीं लगता है कि हमें लुओ फैमिली को इस तरीके से गुस्सा दिलाना चाहिए या फिर उसकी डिसरिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसकी जो रिस्पेक्ट है उसे बचाओ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्राचीन और काफ़ी ताकतवर फैमिली है, उससे दोस्ती करना हमारे लिए बेहतर है, दुश्मनी करना बेहतर नहीं। और वैसे भी केंशु जा ही कहाँ रहा है, कभी ना कभी हम उसे पकड़ ही लेंगे, और जब हम उसे पकड़ेंगे तो बहुत ही बुरी मौत देंगे। लेकिन आज अगर हमने इस फैमिली की डिसरिस्पेक्ट की तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो यहाँ पर लुओ बोलता है कि सिस्टर यून क्या कर रही हैं, यून आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, आपको मेरे ख्याल से कज़न ब्रदर को बचाना चाहिए, क्योंकि जो हुआंग है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और जो हमारे कज़न ब्रदर है वो तो काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन में कमज़ोर है ना, वो कल्टीवेशन नहीं जानता है, तो आप उसे बचाती क्यों नहीं है। लुओ एकदम तिरछी नज़र करके, यानी कि यून एकदम तिरछी नज़र करके हमारे एमसी को दिखती है। हमारे एमसी एकदम क्यूटी टाइप का फेस बना करके बहुत ही चमकता हुआ उसे दिखाता है कि किसी तरीके से वो बचा ले मासूम बन करके। लेकिन यून तो वैसे भी उससे बहुत नफरत करती है, सो वो बोलती है कि मैं उसके लिए बोलूं और उसकी ज़िंदगी बचाऊं, बेकार है और बेवकूफ़ी है।
मुझे उसके लिए ज़िंदगी बचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो मरे या जिए मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके जैसा घटिया इंसान जिसने हमारे पूरे परिवार की बेइज्जती करने के सिवा कुछ भी नहीं किया है, मैं उसकी मदद तो इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पर यून बोलती है कि अगर वो मुझसे भीख मांगे तो मैं एक बार के लिए सोच सकती हूँ कि मैं उसकी जान बख्श दूँ। बेचारा लुआ एकदम शौक रहता है कि उसकी दीदी से उससे ऐसे जवाब की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नफरत करती है ना हमारे एमसी से। सो लुआ बोलता है हमारे एमसी को बचाने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है हमारे एमसी से। सो बोलता है कि भाई तुम मेरी बहन से विनती क्यों नहीं करते, उससे रिक्वेस्ट करो ना, वो तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हारे लिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेगी वो। सो हमारा एमसी बोलता है कि अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ लुओ कि तुम मेरी परवाह करते हो, लेकिन फ़िक्र मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे खुद ही संभालूंगा। क्योंकि अब किसी को ये तो पता है नहीं कि हमारा एमसी कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है पहले मुकाबले। अब सबको ये लगता है कि हमारा एमसी पहले वाला ही है, अभी जो प्रेजेंट टाइम पर है वो तो किसी को पता है नहीं कितना ताकतवर हो चुका है, इसीलिए लुओ भी बेचारा टेंशन ले रहा होता है। तो लुओ बोलता है कि भाई लेकिन तुम नहीं जानते हो ये कितना ताकतवर है। आप जानते भी हो ये जो आदमी है ना, ये बहुत ज़्यादा बूढ़ा होने के साथ साथ बहुत बड़ा एक कल्टिवेटर भी है, ये बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। वो एक अलग बात है कि इसकी योग्यता इतनी नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी इसने इतने साल में बहुत कल्टिवेशन किया हुआ है और इसके पास चूसने की ताकत है। कोई भी अटैक करो ये आपकी सारी ताकत को, स्पिरिचुअल पावर को सोख ही लेगा ना, किसी भी तरीके का आप अटैक क्यों ना करो। इसके कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है। भले ही ये थोड़ा बूढ़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो ओल्ड मैन खांस रहा होता है हुआंग कि ये मेरे बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये किस तरीके की बेइज्जती कर रहा है बेचारा। सो हमारे जो यून होती है वो बोलती है कि बस करो लो, अब बहुत हो गया है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और वैसे भी इसके जैसे कचरे के साथ यही होना चाहिए। वो एकदम उसे गुस्से टाइप में और इस डेविल स्माइल करते हुए बोलती है कि अगर तुम मुझसे भीख भी मांगोगे ना तो भी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि अगर तुम मुझसे भीख मांगोगे तो भला मुझे तुम्हें परवाह क्यों करनी चाहिए। हाँ, तुमने हमारे लुओ परिवार की बहुत बेइज्जती की है और तुम हमारे रिश्तेदार होने के लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हारे जैसे रिश्तेदार की मदद करना एक बेवकूफ़ी है। यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि देखो यून, मैं जानता हूँ कि अतीत में लुओ की वजह से जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ था। मैंने वो सब कुछ लुओ को सिखाया था, इसलिए ये सब कुछ हुआ, वो मेरी गलती थी। लेकिन इसके लिए तुम मेरे मन में इतनी ज़्यादा गलत भावना रखोगी, ये सही नहीं है, क्योंकि वो तो बीता हुआ कल था ना, पहले सब कुछ बदल चुका है। अब मैं सुधर गया हूँ, अब सब कुछ सही हो चुका है। यहाँ पर यून बोलती है कि अच्छा सब कुछ सुधर गया है, तुम्हें लगता है कि वाकई में सब कुछ सुधर गया होगा। तुम कभी नहीं बदले हो केशु, तुम पहले के जैसे ही हो। तुम्हें मालूम भी है कि लुओ फैमिली पर क्या गुजरी है, तुम्हारी वजह से लुओ फैमिली का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही ख़ास तरह का रत्न चोरी होने से बच गया। अगर उस वक्त सब कुछ नहीं सही होता तो शायद वो बिक भी गया होता बाजार में, पूरे परिवार की बहुत बेइज्जती होती। इसके अलावा तुमने लुओ को ना जाने कितनी घटिया बातें सिखाई है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है लुओ में। तुम जानते भी हो हमारे फैमिली में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ बेचारा लुओ एकदम बच्चे की तरह हंस रहा था, बिकॉज वो तो बच्चे को कुछ भी मालूम है नहीं। सो हंसते हुए बोलता है कि अरे ये कोई इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है, इसके लिए इतना भी सीरियस होने की क्या ज़रूरत है, दीदी छोड़ रहे इन सब बातों को। सो हमारा एमसी बोलता है कि बस बहुत हो चुका है, तुम अब बहुत ज़्यादा कर रही हो, तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो रही हो। यून, मैं जानता हूँ कि 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमेशा ऐसे रखोगी। 3 साल से सब कुछ बदल चुका है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती हो। इसीलिए ना कि आज से 3 साल पहले मेरी जो कुछ भी गलती हुई थी उसके बदले में तुमने मुझसे एक गोली मांगी थी, एक बहुत ही ख़ास तरह की पिल मांगी हुई थी, जो कि आज तक कोई भी रिफाइंड कर ही नहीं पाया है, ना कि कोई, यहाँ तक कि कोई भी बड़े से बड़ा किंग लेवल का व्यक्ति भी उसे एक्यूमुलेट नहीं कर पाया है। लेकिन मैं उसे एक्यूमुलेट कर पाया वो क्योंकि वो मेरी माँ ने मुझे दी हुई थी और वो मैंने तुम्हें नहीं दी, इसीलिए तुम मुझसे झगड़ा कर रही हो, है ना। क्योंकि तुमने मुझसे मांगा था और मैंने तुम्हें नहीं दी थी, इसीलिए नहीं दी थी क्योंकि तुम काफ़ी झगड़ालू हो, इसलिए तब से तुम मुझसे नफरत कर रही हो, है ना। यही है हमारा MC1 सोचता है कि मुझे याद है कि हमारे पास एक बहुत ही ख़ास तरह की गोली थी, यानी कि इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था उसकी माँ ने उसके लिए एक बहुत ही ख़ास तरह की गोली छोड़ी हुई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी। उसकी माँ जानती थी कि उस ओरिजिनल बॉडी का जो ओनर है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसीलिए उसने उसे 16 साल की उम्र में ही ये गोली खाने के लिए दी हुई थी। लेकिन जो यून है वो कुछ खास अच्छी नहीं थी, वो एक समय बाद बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन किया करती थी और अपने आप को ब्रेक थ्रू करने और अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाना चाहती थी। इसीलिए जब उसे अपने ख़ानदान के बारे में जो कुछ पता चला उससे उसे ये लगा कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। हालांकि ये सच्चाई थी कि ओरिजिनल बॉडी का जो ओनर था उसकी वजह से सब कुछ हो रहा था, लेकिन उसका फ़ायदा उठाते हुए अपने भाई की गलती और मेरी गलती की वजह से उसने मुझसे वो स्पिरिट से भरी हुई गोली मांगने की कोशिश की थी।
लेकिन मैंने उसे नहीं दिए और उसके बदले में ही उसने सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे अपनी दुश्मनी रखी और तब से उसने अपना दुश्मन मान लिया। हालांकि सौभाग्य से जो ओरिजिनल बॉडी का ओनर था वो काफ़ी ज़्यादा उजाड़ू था। वो पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करना जानता था, लड़कियों के साथ मज़े करना जानता था, लेकिन बेवकूफ़ नहीं था। उसने वो स्पिरिट से भरी हुई गोली अपने आप ही खा ली और किसी को नहीं दी थी। यहाँ पर लुओ बोलती है कि हाँ, अगर मैंने उसे सब कुछ ऐसा किया ही है तो आखिर मैंने गलत ही क्या किया है। मैं लुओ युन, आखिर मैं अपना अगर कल्टीवेशन करना चाहती थी तो क्या गलत था इसमें? तुमने जो गलती की उसकी भरपाई के लिए तुम्हें इतना तो देना ही चाहिए था। और वैसे भी वो गोली बहुत ज़्यादा स्पिरिट पावर से भरी हुई थी, यहाँ तक कि कोई किंग लेवल का व्यक्ति भी अगर चाहे तो उसे एकोमुलेट नहीं कर सकता है बड़े ही आसानी से। वो बहुत ज़्यादा कीमती थी, उससे किसी भी इंसान का ब्रेक थ्रू बहुत आसानी से किया जा सकता है। यहाँ तक कि वो बहुत ताकतवर भी हो सकता है, यहाँ तक कि इतना भी हो सकता है कि वो बहुत हाई लेवल पर पहुँच जाए। लेकिन तुमने वो मुझे नहीं दी, और तो और तुमने जो गलती की थी उसकी भी तुमने भरपाई नहीं की। उसके बदले में मैंने तुम्हें जो कुछ भी दिया सब कुछ बर्बाद हो गया। तुमने उस गोली को खा तो लिया लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। हाँ, तुमने उसे सिर्फ बर्बाद ही किया। आखिर तुम्हारे शरीर में फ़र्क तो कुछ पड़ा नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा ना इससे, तो आखिर तुमने वो गोली बर्बाद की ही क्यों? तुम मुझे दे देते तो कम से कम मेरे काम आ जाती। यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि मैं तुम्हें दे देता, मैं भला तुम्हें क्यों दे देता? तुम जैसी लालची और बेकार लड़की जो कि सिर्फ अपने मतलब के लिए अपने भाई के साथ जो कुछ भी हुआ उसका फ़ायदा उठाना चाहती है, और एक स्वार्थी, तुम्हें मेरे सामान क्यों चाहिए? और वैसे भी वो गोली मेरी थी, भला वो मैं तुम्हें क्यों दे देता? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे इसीलिए नफरत करती क्योंकि वो तो गोली तुम्हें नहीं मिली। तुम्हारे परिवार का इससे कोई भी संबंध नहीं है। तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ भी हो तुम्हें तो इस बात से कोई फ़र्क तक नहीं पड़ता है। इसीलिए तुम इतना ज़्यादा गुस्सा हो कि इसलिए तुम्हें मैं ये गोली दे देता, तुम्हारे इस बड़े चेहरे के लिए, ये तुम्हारे इस बड़े बड़े तरबूजों के लिए, ताकि वो और बड़े हो सके। यहाँ पर ये सुनने के बाद बेचारी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया जाता है उनको, और वो गुस्सा करते हुए प्रिंस से बोलती, 7th प्रिंस से, कि ध्यान से सुनो, मेरा किंशु से कोई भी लेना देना नहीं है, लुओ परिवार से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए तुम चाहो तो उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हो, मार डालो उसे। ये सुनने के बाद प्रिंस तो वैसे खड़ा ही होता है उसे मारने के लिए, तो बोलता है कि बहुत खूब, थैंक यू मिस लू, क्योंकि मैं तो चाहता ही था इस चीज़ को, लेकिन क्योंकि अब आपने मुझे बोल दिया है इसलिए अब मैं ज़रूर करूँगा। मैं तो मारना चाहता था लेकिन मैं सिर्फ अपनी फैमिली और आपकी वजह से रुक गया था, लेकिन अब नहीं। यहाँ पर लिन बोलता है कि ओल्ड हुआंग जल्दी आओ यहाँ पर। तो वो ओल्ड मैन बोलता है कि 7th गॉड, मैं आपको जानता हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, 18 सन ऑफ गॉड, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जैसा कि मास्टर लुओ ने कहा है कि आपके और मेरे बीच में उम्र का बहुत बड़ा फासला है। इसके अलावा आपका कल्टीवेशन लेवल ही मुझसे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जितनी उम्र में मैंने कल्टीवेशन किया है उससे मेरी बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन ज़्यादा ही है, जबकि आपका कल्टीवेशन बहुत ही कम है, क्योंकि आपकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा कम है और मुझे नहीं लगता कि आपने इतना कल्टीवेशन किया होगा। इसीलिए मैं दूसरों के कहने पर आपको कोई धमका नहीं रहा हूँ, मैं फिर भी आपको एक मौका ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस युद्ध को अच्छी तरीके से करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपको एक मौका दूंगा और एक ही बार आप पर करूँगा। अगर आप बच गए तो सीधी सी बात है कि मैं दूसरा हमला आप पर नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप नहीं बच पाए तो ये आपकी खुद की गलती होगी, मेरी नहीं। यहाँ पर तुरंत गाओशिन उसके सामने आ जाता है, क्योंकि वह हमारे एमसी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। सो वो बोलता है कि नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर किसी को भी मेरे मास्टर को हाथ लगाना है तो उसे मेरी लाश से गुजरना होगा। ये सुनने के बाद से हमारा एमसी उसके रोकता और बोलता है कि नहीं रुक जाओ, और उसके सामने आते हुए उसे ग्रीट करता है उस ओल्ड मैन को और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो ओल्ड मैन, लेकिन तुम्हारे पास इतनी भी ताकत नहीं है कि तुम मुझे हरा सकोगी। देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है। यहाँ पर ओल्ड मैन बोलता है कि ठीक है, मैंने सुना था कि वैसे तुम्हारे बारे में कि तुम काफ़ी ज़्यादा कायर और बेकार हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा डिग्निटी है कि तुम किसी भी तरीके से डरोगे नहीं। मुझे लगा तुम काफ़ी डरपोक होगे, लेकिन तुम निडर निकले। खैर, मैं तुम्हारी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और तुम्हारी इस डिग्निटी से भी, इसीलिए मैं तुम्हें एक ही मौका दूंगा। अगर तुम जीत गए तो ठीक और हार गए तो ठीक। ओल्ड मैन अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपनी की को फॉर्म करता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम पर एक ही बार हमला करूंगा और एक बार मैं तुम्हारी ख़त्म कर दूंगा। तुम्हारी जो डिग्निटी बची हुई है मैं उसे भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि सीधी सी बात है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे पास इतनी भी ताकत है कि तुम मेरे एक ही वार को झेल सको। हाँ,
मुझे एक ही बार करना होगा तुम्हें ख़त्म करने के लिए और एक ही बार में तुम पूरी तरीके से ख़त्म कर दोगे। यहाँ उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि बाइजू और गाओशिन उसे देख तक नहीं पा रहे होते हैं। सो बाइजू बोलती है कि बाप रे, ये कितना शक्तिशाली है, मुझे नहीं लगता है कि केंसू इसे टिक भी पाएगा इसके सामने, क्योंकि ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये तो बिल्कुल जानवर की तरह है। यहाँ पर गाओशिन बोलता है कि हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि मास्टर जीत भी पाएंगे या नहीं इससे, ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ पर वो अपनी की को फॉर्म करते हुए हमारे एमसी पर अटैक कर देता है। हमारा एमसी शांति से खड़ा रहता है, फिर एक ही हाथ से अपने न्यायों की मोती की मदद से उसकी स्पिरिट पावर को रोक लेता है और बोलता है कि उसकी जितनी भी पावर है अब्जॉर्ब कर लो। सो वो न्यायों का मोती उसकी जितनी भी स्पिरिचुअल पावर होती है उसे अब्जॉर्ब करने लग जाता है, क्योंकि जैसी ताकत वो इस्तेमाल कर रहा है वैसे ही ये हमारे एमसी भी इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हमारा एमसी ये बात जानता है कि उस ओल्ड मैन के पास पावर अब्जॉर्ब करने की ताकत है। और हमारे एमसी के पास भी न्यायों के मोती है जो कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर को अब्जॉर्ब करता रहता है, ताकि हमारे एमसी की ताकत और बढ़ सके और उस न्यायों की मोती की भी। तो हमारा एमसी भी उसी की ताकत उस पर इस्तेमाल कर रहा होता है इस वक्त, जिसे देखने के बाद ओल्ड मैन भी एकदम हैरान रहता है। मन सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, आखिर ये किस तरह की ताकत है। मेरे पास तो किसी भी इंसान के पावर को अब्जॉर्ब करने की ताकत है, मैं किसी भी इंसान पर अटैक करके उसे या तो घायल कर सकता हूँ और अगर ताकतवर हुआ तो मैं उसकी स्पिरिचुअल पावर को खा करके अपनी ताकत को बढ़ाता हूँ, लेकिन सेम वही ताकत इसके पास भी है। आखिर कैसे, और ये किस तरह का मोती है, आखिर ये किस तरह की जादू शक्ति है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसने सारी की सारी मेरी स्पिरिचुअल पावर को एक ही बार में सोख लिया। हमारा एमसी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल पावर को अपने न्यायों के मोती के अंदर डाल लेता है। ये देखने के बाद से लूप काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, बोलता है कि वाह भाई, आपने तो कमाल कर दिया है, बहुत खूब, लगे रहो बड़े भाई। लेकिन बेचारी जो यून होती है उसे इस बात से बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही होती है। सो बोलती है कि चुप हो जाओ, जब देखो तब उसकी तारीफ करता रहता है। और मैंने सोचती कि ये कैसे हो सकता है, इसके पास इतनी ताकत, आखिर कैसे हो सकता है ये। मैं जिसके बारे में जितना जानती हूँ, जितनी अफवाहें मैंने सुनी हुई थी, उस अनुसार तो ये काफ़ी ज़्यादा बेकार और घटिया किस्म का इंसान है। इसके पास तो सन ऑफ गॉड होने के बाद भी सिर्फ नाम ही है, कोई ताकत या स्पिरिचुअल पावर नहीं है, ये तो सिर्फ नाम के लिए है। इसके पास कोई भी ताकत नहीं, कोई कल्टीवेशन की एनर्जी नहीं, ये तो पूरी तरीके से बेकार था ना। सन ऑफ गॉड के नाम पर भी ये कलंक था, तो आखिर इसके पास इतनी ताकत। और ये जो इसके पास मोती, ये तो न्यायों का मोती है। मैंने सुना हुआ है कि ये बहुत ही महान सम्राट की पर्सनल वस्तु थी, पर्सनल था ये, आखिर इसके पास कैसे आ गया, ये कैसे हो सकता है। क्या वाकई में इसकी जो अफवाह वर्तमान में मैं सुन रही हूँ प्रेजेंट टाइम पर वो बिल्कुल सही है। क्या इसने सच में ये सही कहा था कि आखिर इसके हाथ में लग कैसे गया ये न्यायों का मोती। यहाँ हमारा एमसी उस न्यायों की मोती को देख रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है, क्योंकि उस ओल्ड मैन की जो स्पिरिचुअल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उसने कई सारे लोगों की स्पिरिचुअल पावर को खा के रखा होता है ना, इसलिए वो न्यायों के मोती को जल्दी चमक रहा होता है। हमारा एमसी उसे देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि इसकी ताकत तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मानना पड़ेगा, ये काफ़ी ताकतवर है। तभी हमारा एमसी आसमान में देखता है, तो वो ओल्ड मैन एकदम उड़ते हुए बोलता है अपनी स्वॉर्ड को निकाल करके कि ऐसा लगता है कि मैंने जो तुम्हारे बारे में अफवाह सुनी थी वो बिल्कुल झूठ है, तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, मैंने जो तुम्हारे बारे में सुना वो सब कुछ एक झूठ है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं तुम पर अब एक बार में हमला करके तुम्हें ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, मुझे अब अपनी असली ताकत दिखानी ही होगी ताकि मैं तुम्हें ख़त्म कर सकूँ। इसीलिए अब मैं तुम पर दूसरा हमला करने जा रहा हूँ। तभी हमारा एमसी उससे देख रहा होता है और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपनी तलवार के अंदर की को फॉर्म करते हुए बोल रहे थे कि अब मेरी ताकत से बचकर दिखाओ। भले ही तुमने मेरी उस ताकत को झेल लिया हो या ऑब्जर्व कर लिया हो, लेकिन अब मेरी तुम इस ताकत को नहीं रोक पाओगे। यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि 1 मिनट रुक जाओ, मैं अब कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हारी एक डिग्निटी है, हाँ तुम्हारे पास भी एक गरिमा है, तुम सीधी सी बात है एक बार ही किसी पर हमला करोगे। तुमने मुझसे साफ शब्दों में कहा था कि ये लड़ाई हम तभी लड़ेंगे जब तुम मुझ पर एक हमला करोगे, और अगर मैं बच गया तो ये मेरी ज़िंदगी और नहीं बच पाया तो ये मेरी ज़िंदगी। तो तुम फिर मुझे अपनी दूसरी ताकत क्यों दिखा रहे हो? क्या तुम अब हार चुकी हो इसलिए दूसरी चाल दिखाओगे? क्या तुम धोखा देना चाहते हो, अपनी बात नहीं मानोगे? क्या तुम इतने ज़्यादा बेकार हो? मैं सन ऑफ गॉड होने के नाते सीधी सी बात है कि मैं अपनी बात को रख रहा हूँ और अपनी बात मान रहा हूँ, तो तुम्हें भी अपनी बात माननी चाहिए। यहाँ पर ओल्ड मैन बोलता है कि व्हाट द हेल, क्या कर सकते हैं। वो अपनी तलवार को वापस से भेज देता है और बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें नीचे दिखाया और तुम्हें कमज़ोर समझा, उसके लिए मुझे माफ़ करना। मुझे लगा तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, लेकिन वाकई में तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी, जो अफवाह मैंने सुनी वो सब कुछ गलत है। सारे के सारे लोग नीचे आते, थोड़ी देर के लिए सब कुछ साइलेंट रहता है। सो हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है, तो अब सब कुछ खत्म हो गया ना, तो मैं तुम्हारे साथ दोबारा नहीं खेलना चाहता हूँ दोस्तों, चलो मैं चलता हूँ। यहाँ पे हमारा एमसी जाने लग जाता है। सो लिन बोलता है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, क्योंकि जो हमारे एमसी है ना, उसे जो लिन और प्रिंस है वो मारना चाहते हैं, लेकिन ओल्ड मैन है वो अपने नियम का पक्का है। अब ये दोनों तो अपने नियम मानते हैं नहीं, हरामी टाइप के इंसान है। तो हमारे एमसी को किसी भी तरीके से मारने के लिए वो उस तरीके से उसे लड़ाई से वापस कराना चाहते हैं।
ये नहीं चाहती कि वो लड़ाई छोड़कर चला जाए, वरना वो मार कैसे पाएंगे उसे। तो लिन प्रिंस से बोलता है कि अरे आप क्या कर रहे हैं सेवंथ प्रिंस, आप उसे जाने कैसे दे सकते हैं, उसे जाने से रोकिए। यहाँ पर सेवंथ प्रिंस को भी गुस्सा आ रहा होता है। सो वो बोलता है कि किंचू एक मिनट रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इस तरीके से जा कैसे सकते हो, चलो एक और बड़ा लड़ाई करते हैं, तुम इस तरीके से नहीं जा सकते हो। हाँ वो एक हमला था, भले तुमने उसे रोक लिया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, तुम इस तरीके से लड़ाई छोड़कर नहीं जा सकते हो, हम यहाँ तुम्हें मारने के लिए आए हुए हैं। हमारा एमसी उसकी तरफ देखता है कि भाई ये क्या कर रहा है। सो वो बोलता है कि आखिर किस लिए मैं लड़ाई करूँ, हाँ क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ, या फिर तुम इतने ज़्यादा मूर्ख हो कि बार बार हमला करोगे और मैं सहता रहूँगा। मैंने कहा ना कि मुझे लड़ाई नहीं करनी है, और जो तुम्हारा नियम था मैंने उसी नियम के हिसाब से तो काम किया है, तो फिर अब तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है। तो ये सुनने के बाद प्रिंस बोलता है कि क्यों, क्या तुम डर गए, तुम दोबारा लड़ नहीं सकते हो क्या, हाँ और वैसे भी हम यहाँ लड़ने के लिए आए, तुम्हें मारने के लिए आए हैं, इस तरीके से तुम वापस कैसे जा सकते हो, जब तक तुम इसे सब कुछ खत्म नहीं कर लेते हो, जब तुम इसे ख़त्म कर लें तो वापस चले जाना, लेकिन फ़िलहाल तो तुम्हें लड़ना ही होगा ना इससे। तो फिर मैं ये मान सकता हूँ कि तुम लड़ाई नहीं करना चाहते हो, और अगर तुम लड़ाई नहीं करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से मैं ये मान सकता हूँ कि तुम अभी भी कूड़े कचड़े ही हो और कुछ भी नहीं, मान लो इस बात को, तुम्हें हर बार फिर ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमारा एमसी समझ गया होता है कि ये लोग उसे प्रवोक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो हमारा एमसी बोलता है कि इस तरीके से तुम लोग कितने घटिया किस्म के लोग हो, कैसी गंदी चाल चल रहे हो मुझे अपने प्लान में फंसाने के लिए। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर इस तरीके से साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन मैं किसी भी तरीके से तुम्हारी इन बातों में नहीं फंसने वाला हूँ। मुझ पर ये सारी बातें काम नहीं करती हैं, क्योंकि मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हिसाब से लड़ रहा था, लेकिन अब मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। सो ओल्ड मैन भी बोल देता है कि एक मिनट 18 सन ऑफ गॉड, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने आपको कमज़ोर समझा, मुझे लगा कि जो अफवाहें थी वो बिल्कुल सही थी, इसलिए मैंने आपको गलती से कमज़ोर समझा और आप पर हमला किया, लेकिन उसे आपने रोक लिया। तो क्यों ना हम एक और मैच करें। पिछली बार मैंने आपको वापस से हमला करने का मौका नहीं दिया था, इसीलिए इस बार मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर पहले हमला करें। क्यों ना आप मुझ पर पहले हमला करें और मैं शांति से खड़ा रहूं। सो लिन बोलता है प्रिंस लिन कि हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, ये जो ओल्ड हुआ है ना ये भी खड़ा रहेगा जैसे तुम खड़े रहे थे, ठीक है। अगर ये रोक पाए तो तुम लड़ाई मत करना, लेकिन अगर नहीं रोक पाया तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्लीज़ एक बार और लड़ाई करो। क्या तुम दोबारा से लड़ाई करने की हिम्मत नहीं कर सकते हो, हाँ। और अगर तुम इस तरीके से लड़ाई छोड़कर जाओगे तो सब लोग तुम्हें नीची नज़र से ही देखते रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी इज्जत हो, और अगर तुम सचमुच में ऐसा चाहते हो तो उससे एक बार और लड़ाई करो। ये लोग उसे लड़वाने के लिए कितना ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है जब ये लड़ेगा और जानते हैं कि ओल्ड हुआंग ताकतवर है, ये लोग समझते हैं, तो सीधी सी बात है हमारे एमसी को ख़त्म ही कर देगा ना। इसीलिए तो हमारा एमसी बोलता है कि तुम और हमला, हाँ ये तो कहीं से मैच भी नहीं करती है बातें। मुझे नहीं लगता कि तुम हमला सह भी पाओगे मेरा वाला, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे लड़ाई करने की ज़रूरत भी है। तुम बार बार मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये ओल्ड हुआंग मुझसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए अगर मैं इससे लड़ूंगा तो सीधी सी बात है कि मैं मारा ही जाऊंगा, और तुम मुझे मारना चाहते हो, और अगर मैं इस लड़ाई से चला गया तो मैं मार नहीं पाओगे तुम लोग मुझे, इसीलिए तुम मुझे जानबूझ कर उससे लड़ाना चाहते हो, है ना। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद सारे के सारे लोग तो एकदम साइलेंट हो जाते हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे होते हैं। तो यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपने हाथ जो है वो गंदे नहीं करने हैं, इसलिए मैं चलता हूँ, तुम लोग अपना देखते रहो। यहाँ पर प्रिंस और लिन एकदम साइलेंट हो जाते हैं, यार कुछ बोल ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो लड़ाना चाहते ताकि वो हमारे एमसी को मार सके, लेकिन ओल्ड वांग भी अपने नियम का पक्का है, वो अगर हमला नहीं करेगा तो हमारे एमसी भी नहीं कुछ करेगा। इसीलिए वो बोलता है कि 18 सन ऑफ गॉड, भड़काने के लिए हमारे एमसी को ये सारी बातें बोल रहा होता है कि 18 सन ऑफ गॉड, कान खुलकर सुनो, अगर तुम उसे किसी भी कीमत पर मार देते हो तो तुम वापस जा सकते हो, लेकिन अगर तुम इस तरीके से लड़ाई छोड़कर जाओगे, हम तुम्हें यहाँ मारने के लिए आए हुए हैं, तुम अगर हमें इस तरीके से छोड़कर जाओगे तो हम फिर तुम पे कभी ना कभी हमला करेंगे पीछे से या किसी भी तरीके से, ताकि हम तुम्हें मार सके। अगर तुम वाकई में बहुत ज़्यादा बड़े हिम्मत वाले हो तो ठीक है, इससे लड़ करके दिखाओ, तुम उसे मार क्यों नहीं देते हो, हाँ। क्या तुम्हें सचमुच में ऐसा लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो, और अगर नहीं कर सकते हो तो तुम ये बात मान लो कि तुम एक कायर हो। यहाँ पर लिन भी बोलता है, प्रवोक करते हैं हमारे एमसी को कि हाँ सही कहा, अगर तुम आज नहीं लड़ोगे तो सारे के सारे लोग तुम्हें गंदा ही समझेंगे, नीचे समझेंगे ना। एक बार इस बारे में तुम सोचो कि अगर तुम लड़ाई छोड़ दोगे तो कितना ज़्यादा ख़राब होगा, तुम लड़ो। हमारा एमसी एकदम पाउच बना करके उसे देख रहा होता है कि ये लोग कितना कोशिश कर रहे होते हैं हमारे एमसी को लड़ाने के लिए। तो हमारा एमसी हंसता और बोलता है कि क्या बकवास है, तुम लोग भी कमाल के हो भाई, तुम लोग मुझे हंसा रहे हो, हाँ। तुम लोग मुझे नीचे दिखाने के लिए या फिर मांगने की मार डालने के लिए भीख मांग रहे हो। सचमुच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम लोग मुझे इससे लड़ाने के लिए भीख मांग रहे हो ताकि मैं इससे लड़ूँ और मैं मर जाऊँ, है ना। कितने तरीके से भीख मांग रहे हो। सामने से बोलता है कि ठीक है चलो मैं लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे 1 लाख स्पिरिट स्टोन चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो स्पिरिट स्टोन तुम दोनों दो। तो फिर क्या तैयार हो तुम लोग मुझे स्पिरिट स्टोन देने के लिए।
ये सुनने के बाद सेवन्थ प्रिंस का तो एकदम मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बोलता है कि क्या कहा, मैं तुझे मारने के लिए और लड़ाई करने के लिए 1 लाख स्पिरिट स्टोन दूँ? तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम मुझसे स्पिरिट स्टोन मांग रहा है? साले कमीने, भाग यहाँ से। वो उससे मिडिल फिंगर दिखाया जा रहा होता है। यहाँ पर लिन भी बोलता है कि क्या क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? हम आखिर तुम्हें स्पिरिट स्टोन क्यों देंगे? वो भी इसलिए ताकि तुम लड़ाई कर सको। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? हम तुम्हारे पीठ पीछे ये सब कुछ कभी नहीं करने वाले हैं। इसके पीछे तुम्हारे मतलब क्या कि हम तुम्हें स्पिरिट स्टोन दें, वो भी तब जब हम तुम्हें मारना चाहते हैं? है कभी नहीं। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, फिर मैं भाई लड़ाई क्यों करूँ? वैसे भी तुम्हारे नियम के हिसाब से मैंने काम किया और मैं तो जीत गया ना, मैं तो बच ही गया, तो फिर मैं लड़ाई क्यों करूँ? तुम लोग बहुत ज़्यादा नीच हो। अगर तुम लोग इसे नहीं दोगे तो फिर मैं लड़ूंगा भी नहीं, और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं लड़ूं तो पहले ही मुझे अब दे दो, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं कि तुम लोग बाद में मुझे दोगे भी नहीं है। मेरे पास तुम लोग ध्यान देने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जब वो जाने लग जाता है तो सेवन्थ प्रिंस बोलता है कि 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, रुको, ठीक है, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वो पोटली से सब निकालता है 1 लाख स्पिरिट स्टोन को और बोलता है कि ये लो, ये है 1 लाख स्पिरिट स्टोन मेरी तरफ से, ठीक है, इसे ले लो और ये लड़ाई करो उससे। सो यहाँ पर लिन भी मतलब ये लोग हमारे एमसी को लड़ाने के लिए कितने ज़्यादा गिर चुके हैं कि अपना इतना महंगा महंगा चीज़ भी देने के लिए तैयार हो गए। उन्हें ये बात भी समझ में नहीं आ रही कि हमारा एमसी इस चीज़ का इस्तेमाल उन्हीं के ऊपर उल्टा करेगा। सो यून बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, ये लो, ये लो मेरी तरफ से भी, ये मेरे राज्य का ड्रैगन एलिफेंट का एक बहुत ही ख़ास तरह का रिंग है। इससे किसी भी इंसान की ताकत को रोका जा सकता है, यहाँ तक कि टॉप लेवल के जो भी मास्टर्स होते हैं उनकी ताकत को भी रोका जा सकता है बहुत ही आसानी से। इसके ये उनके हमलों को रोक सकता है। ये लो, ये 1 लाख स्पिरिट स्टोन से तो कम नहीं ही हैं, उससे ज़्यादा ही होंगे। दोनों पीछे से रख देते हैं। समर एमसी बोलता है कि सचमुच में तुम लोग इतना गिर चुके हो मुझे लड़ाने के लिए कि तुम लोग मुझसे लड़ने के लिए भीख मांग रहे हो। तुम लोगों का ये जो गंदी हरकतें और शौक देख करके मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं। चलो ठीक है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर गावशिन पीछे हंस रहा होता है क्योंकि हमारे एमसी ने उसे लूट लिया होता है। समझ रहा होता है हमारा गावशिन कि हमारा एमसी उसे लूटे जा रहा होता है, वो दोनों लूट रहे होते हैं। तो यहाँ पर ओल्ड मैन भी तैयार हो जाता है, बोलता है कि 18 सन ऑफ गॉड, अब बकवास बंद करो और चलो सब कुछ शुरू करते हैं। गावशिन बोलता है कि मास्टर आपको संभल कर रहना चाहिए, ये जो ओल्ड हुआंग है ना ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, आप ज़रा सावधान रहिएगा, ठीक है। तो हमारा एमसी बोलता है कि ओके। तो ओल्ड हुआंग के पास आता है, बोलता है कि ठीक है, तो मैं आप पर एक हमला करूँगा। वैसे इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, मैं हमला करने के लिए तैयार हूँ। तो वो बोलता है कि ओल्ड हुआंग कि 18 सन ऑफ गॉड, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी ज़्यादा ताकत है, इसलिए तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये कोई गुदी करने वाली लड़ाई नहीं है, हमला है, इसलिए जितना हो सके उतना भयानक हमला करना। हमारा एमसी न्यायों की मोदी के हाथ में की को फॉर्म करता है और बोलता है कि ठीक है बूढ़े, अगर तुम अपनी इस बुढ़ापे में भी मेरा अटैक सह सकते हो अपने शरीर में तो बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे एमसी उस पर अटैक कर देता है एकदम क्रॉस से ही सीधा। न्यायों की मोदी वो क्रॉस उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो एकदम शांति से खड़ा होता है क्योंकि जैसा कि उसके नियम था। वो धड़ाक से जाकर के उसके पास टकराता है, लेकिन उस ओल्ड मैन को एक भी खरोच नहीं आती, कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ उसे टकरा कर ख़त्म हो जाता है। और उस ओल्ड मैन अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज़ करने लग जाता है क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे एमसी का अटैक उसने आसानी से रोक लिया। तभी हमारा एमसी देखता है कि ये क्या है, आखिर ये क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर को उसने अपने अंदर सोख लिया और उसके शरीर से ना, हमारे एमसी के शरीर से स्पिरिचुअल पावर को उसने जैसे रस्सी की तरफ पकड़ लिया होता है, क्योंकि वो उस हमारे एमसी से किसी भी तरीके से उसे फंसा करके उसके अंदर के स्पिरिचुअल पावर को खींचने लग जाता है। और उसके लिए किसी से भी एक बॉन्ड बनने की ज़रूरत होती है, एक पूरा रास्ता, ताकि कोई भी अटैक करे तो उसकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो धीरे धीरे करके सोखना स्टार्ट कर दे। सो हमारे एमसी बोलता है कि ओ नो, ऐसा लगता है कि इसने मेरे स्पिरिचुअल पावर को अपने शरीर में बॉन्ड बना लिया है, इसीलिए जो इसका हरा हरा कलर का ऑरा है ये मेरी ताकत को सोख रहा होता है। जो बोल रहा होता है ओल्ड हुआंग कि ऐसा लगता है कि 18 सन ऑफ गॉड कि अब तुम्हारी जो मारने की चाल है वो किसी भी काम की नहीं है। मैं बताना तो तुम्हें भूल ही गया कि मेरे अंदर की जो स्पिरिचुअल पावर है, मैं किसी भी इंसान के अटैक को अपने अंदर लेने के बाद से उसके अंदर की जितनी भी स्पिरिचुअल पावर है वो खींचने लग जाता हूँ, क्योंकि एक बार जब कोई इंसान उस पर अटैक कर देता है तो फिर किसी भी कीमत पर वो नहीं रुकता। हमारा एमसी भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज़ कर रहा होता है और वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ कर रहा होता है, लेकिन वो हमारे एमसी की स्पिरिचुअल पावर को सोखते ही चाह रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरी जो स्पिरिचुअल पावर है वो अब्जॉर्ब करने की पावर है, वो तुम्हारे अंदर की जितनी भी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरीके से उसे चूस लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी। जितनी भी मेरी सक्शन पावर है अब मैं उसको पूरी तरीके से बढ़ाने वाला हूँ। देखो अब तुम्हारे अंदर की जितनी भी स्पिरिचुअल पावर है सब खत्म होने वाली है, तैयार हो जाओ, तुम पूरी तरीके से मरने वाली हो। हमारा एमसी उसकी ताकत को सह रहा होता है। यहाँ पर सेवन्थ प्रिंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, बोल रहा होता है कि किंशु
तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बार किसी मामूली व्यक्ति को लेकर के आया हूँ और इसलिए इतनी आसानी से तुम्हें लड़ाने के लिए इससे इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा था? नहीं, मैं सिर्फ इसीलिए मेहनत कर रहा था क्योंकि मैं जानता था कि ओल्ड हुआंग बहुत ताकतवर है। एक बार जब ये किसी भी इंसान की स्पिरिचुअल पावर को सोखना शुरू कर देता है तो ये नहीं रुकता है। जानते हो क्यों? सिर्फ इसीलिए मैंने तुम्हें 1 लाख स्पिरिट स्टोन दिए थे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये स्पिरिट स्टोन लेने के बाद भी तुम जिंदा रह पाओगे और कुछ काम के होंगे? तुम आखिर इससे बच भी कैसे पाओगे? यहाँ पर लिन बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, ओल्ड हुआंग की जो ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ताकत है और उसके अंदर की जो स्पिरिचुअल पावर है वो किसी भी इंसान की या फिर किसी भी कल्टिवेटर या देवता ही क्यों ना हो, उसकी जो भी स्पिरिचुअल पावर है उसके सक्षम करने की ताकत होती है। इसलिए जब कभी भी वो किसी भी इंसान की ताकत को चूसना शुरू कर देता है तब उसके पास बचने या हमला करने का कोई भी रास्ता नहीं। जब वो किसी भी इंसान के ऊपर हमला करता है तो या फिर कोई भी इंसान उस पर हमला करता है तो वो उसके अंदर की सारी स्पिरिचुअल पावर को सोखना शुरू कर देता है और यही उसकी चाल होती है। यहाँ हमारे सब कुछ सह रहा होता है उसकी स्पिरिचुअल पावर को और बेचारा अपना अटैक तक नहीं कर पा रहा होता है। यहाँ पर लिन बोले जा रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 9th प्रिंसेस को इस तरीके से अपना सर्वेंट बनाने की? अब तुम्हें पूरी तरीके से मरना होगा किंशु, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर की जितनी भी स्पिरिचुअल पावर होगी वो सोख लेगा। और मैं जानता था इस बात को कि तुम पर हमला करके जीता नहीं जा सकता है, इसलिए कोई भी इंसान जो तुम पर हमला करेगा वो भले ना जीत पाए, लेकिन जब तुम एक बार ओल्ड हुआंग पर हमला करोगे तो वो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को सोखना शुरू कर देगा और जैसे ही वो सोखना ख़त्म करेगा तुम्हारे अंदर की सारी स्पिरिचुअल पावर ख़त्म हो जाएगी और फिर तुम मर जाओगे। अब मुझे तुम्हारा सर चाहिए। यहाँ पर लुओ बोल रहा होता है यून से कि दीदी दीदी किसी भी तरीके से उसे बचाइए सिस्टर, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है सिस्टर यून। तो यून बोलती है वो तो हमारे एमसी को वैसे भी बचाना नहीं चाहती, वो तो हमारे एमसी को वैसे भी मरता हुआ देखना चाहती है। तो बोलते हैं कि क्या बकवास है, मैं उसे बचाऊँ? वैसे भी उसे बचाने कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर वो बोलता है कि नहीं दीदी ये ठीक नहीं है सिस्टर, क्योंकि भले ही वो कैसा भी सही है लेकिन वो हमारे ख़ानदान का है और हमारा भाई है, हमारे कज़न ब्रदर है, उसका कल्टिवेशन बहुत ही कम है, उसके पास कोई भी स्पिरिट भी नहीं है और ना ही कोई यहाँ तक कि कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके से जीत पाएंगे विदाउट एक्सपीरियंस, इसलिए आपको उससे बचाना चाहिए दीदी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वो भले ही मूर्ख क्यों ना हो जाए लेकिन उसे मारना नहीं चाहिए दीदी, ये सही नहीं, उसे बचाइए। सुयुन बोलती एकदम खुश होती हुई, मैं और उसे बताऊंगी? हाँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे उसे बताने की ज़रूरत है। अगर मैं तुम्हें बोल भी दूँ कि मैं उसे बचाना भी चाहूँ तो भी वो अब एक मुर्दा है, क्योंकि अब उसके अंदर की जो भी स्पिरिचुअल पावर वो पूरी तरीके से ओल्ड हुआंग सोखता चला जा रहा है। इसलिए एक समय बाद तब उसकी स्पिरिचुअल पावर ख़त्म हो ही जाएगी तो उसका ज़िंदा रहना और ना रहना तो कोई मतलब भी नहीं है। और वैसे भी उसकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। मुझे नहीं लगता है कि उस ओल्ड हुआंग के क्लैम के सामने वो जीत भी पाएगा, क्योंकि जो ओल्ड हुआंग है वो किसी मामूली क्लैन से नहीं आता है बल्कि सीक्रेट क्लैन से आता है, जिसे हराना बिल्कुल भी नामुमकिन है। वो किसी भी इंसान की जो स्पिरिचुअल पावर है उसे पूरी तरीके से सोख करके उसके अंदर के खून तक को चूस करके ख़त्म कर देता है उससे नहीं जीत पाएगा वो। ये सुनने की बात से लुओ बोलता है कि सिस्टर ऐसा है तो उसे जल्दी बचाना होगा, आपको कज़न ब्रदर को जल्दी बचाना होगा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? यहाँ पर वो बोलती है यून कि मैं उसे बचाऊंगी? हाँ, मैं उसे कभी नहीं बचाऊंगी, नामुमकिन है। उसकी ऐसे घटिया इंसान जिसने हमारी फैमिली की इतनी बेइज्जती की है उसे बचाना तो एक बेवकूफ़ी है। और वैसे भी एक बार जब कोई भी ओल्ड हुआंग के हाथों में आ जाता है तो वो निकल नहीं पाता, क्योंकि ओल्ड हुआंग जब एक बार किसी की स्पिरिचुअल पावर को सोखना शुरू कर देता है तो वो कभी नहीं बच पाता है। लेकिन तुम बार बार मुझसे रिक्वेस्ट करो इसलिए मैं बचाने के बारे में सोच सकती हूँ। ये सुनने के बाद से लूब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो बोलती है कि लेकिन 18 सन ऑफ गॉड अगर वो मुझसे भीख मांगने वाला हो तो। ये सुनने के बाद से वो चिल्लाने लग जाते हैं कि कज़न ब्रदर मेरी बात सुनिए, आप मेरी बहन से विनती कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपकी जान खतरे में है तब वो आपको बचा लेगी। यहाँ हमारा एमसी बोलता है उसके सहते हुए कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे मालूम है कि तुम मेरी परवाह करते हो लेकिन तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी इस चीज़ की सराहना करता हूँ लेकिन मैं इसे सब कुछ संभाल लूँगा। फिर भी लू, तुम्हारे जैसी अच्छे इंसान और तुम्हारी इस बहन जैसी बेकार इंसान के सामने मैं तो कभी भी झुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं कभी भीख मांगने नहीं वाला हूँ क्योंकि तुम्हारी बहन इस लायक है ही नहीं। ये सुनने के बाद से 7th प्रिंस बोलता है कि किंशु, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मिस यून के सामने इस तरीके से बेइज्जत कर रहे हो। तुम जानते भी हो मिस लुओ यून कितनी ज़्यादा ताकतवर हैं और कितनी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन है। तुम्हें इस बात का पछतावा होना चाहिए। तुम्हें पता चलेगा कि अब तुमने क्या किया है। अब तुम्हारे सर पर मौत मंडरा रही है लेकिन उसके बाद भी तुम हो कितनी बेशर्मी से ये सब कुछ कर रहे हो। मिस लुओ को कुछ भी कहने की हिम्मत मत करना। यहाँ पर यून बोलता है कि किंशु,
तुम इस समय अपनी मौत के रास्ते पर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें दया की भीख मांगना नहीं आती है। लेकिन फिर भी किंशु, कोई भी फ़ायदा नहीं, अब दया की भीख मांगने के बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ओल्ड हुआंग इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर को तुम्हारी सोख चुका है कि अब तुम किसी भी कीमत पर जीत नहीं पाओगे। क्योंकि जब ये ओल्ड हुआंग एक बार किसी की ताकत को सोखना शुरू कर देता है तो वो तब तक नहीं रुकता जब तक कि उसके अंदर की स्पिरिचुअल पावर ख़त्म ना हो जाए। इसीलिए अब जब ओल्ड हुआंग तुम्हारी जितनी भी स्पिरिचुअल पावर है उसे सक्षम कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम बच भी पाओगे। ओल्ड वांग पूरी तरीके से उसकी ताकत को चूस लो। मुझे उसका सर चाहिए, एकदम कुत्ता बन करके घुटने पर बैठे हुए है, ताकि वो मुझसे भीख मांग सके। जो उसने किया उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। यहाँ पर ओल्ड वांग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। उसकी जितनी भी स्पिरिचुअल पावर होती है हमारे एमसी की सोखे जा रहा होता है। हमारा एमसी सह रहा होता है अपनी स्पिरिचुअल पावर को ख़त्म करते हुए। लेकिन ओल्ड वांग को ये नहीं पता कि हमारे एमसी के पास कितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है। उसके पास तो इमॉर्टल डेंटियान है, कभी उसकी स्पिरिचुअल पावर ख़त्म ही नहीं होने वाली है, तो कितना सोखेगा, कितना खाएगा। सो ओल्ड वांग बोलता है कि 18 सन ऑफ गॉड, बहुत ही जल्द आपकी जितनी भी स्पिरिचुअल पावर है वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मैंने आपकी आधे से अधिक लगता है स्पिरिचुअल पावर को सोख लिया है। वैसे भी आपके पास ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इतना सोख लिया है कि मुझे नहीं लगता है कि अब आप जीत भी पाओगे, क्योंकि ये लगभग ख़त्म होने वाली है। मैं देखता हूँ कि अब आप कितना ज़्यादा देर तक टिक सकते हैं। वो खाए जा रहा होता है उसकी स्पिरिचुअल पावर को। हमारे एमसी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि हमारे एमसी के पास कितनी ताकत है। सबको लगता है कि हमारे एमसी की ताकत बहुत कम है, सो एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। सो एमसी बोलता है, अच्छा तो तुम मेरी स्पिरिचुअल पावर को सोखना चाहते हो, हाँ? तो तुम जब किसी की पावर को एक बार सोखने लग जाते हो तो तुम इसे रोक नहीं सकते हो, है ना? लगभग जब तक कि वो इंसान ख़त्म ना हो जाए। तो ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। यहाँ पर यून बोलती है कि चलो यहाँ से लो। मुझे नहीं लगता है कि अब ये जीत भी पाएगा। अब ये सिर्फ एक मुर्दा है, और ऐसे मुर्दे को मरा हुआ देखने के लिए कोई भी मतलब नहीं है। ये तो पूरी तरीके से मर भी चुका है। चलो यहाँ से चलते हैं। बेचारा लुओ कुछ भी नहीं कर रहा होता। यहाँ हमारा एमसी अपनी की को फॉर्म करता है, अपनी न्याय की मोती निकलता है, जिसके अंदर असीमित स्पिरिचुअल पावर है। हमारा एमसी जब उस पर अपनी स्पिरिचुअल पावर मिला रहता है अपने डेंटियान की, तब तो वो और बढ़ जाता है। तो कितना खा पाएगा, क्योंकि है तो हमारा एमसी देवता ही। सो हमारा एमसी बोलता है कि अब देखो मेरी फुल पावर को। तुम मेरी पावर को चूसना चाहते हो ना, तो ठीक है, लो अब चूसो। हमारा एमसी अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज़ करने जाता है और पूरी ताकत को उसके ऊपर छोड़ देता है खाने के लिए। ओल्ड मैन एकदम हैरान रहता है कि क्या, आखिर ये कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हारे अंदर इतनी स्पिरिचुअल पावर को खा लिया है कि आज तक किसी के भी पास इतनी स्पिरिचुअल पावर नहीं रही, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे पास अभी भी स्पिरिचुअल पावर है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? ये नामुमकिन है। हमारा एमसी उसके अंदर और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर डालने लग जाता है। वो बेचारा अब और सह नहीं पा रहा होता है और एकदम गुब्बारा बन गया होता है। उसके अंदर अब जो उसकी स्पिरिचुअल पावर होती है हमारे एमसी की, वो चमकने लग जाती है, यानी कि थोड़ी देर बाद वो फट जाएगा अगर और ज़्यादा किया तो। यहाँ पर हमारा वो बोल रहा होता है ओल्ड मैन कि आखिर तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर कैसे हो सकती है? मैं इतने साल तक कल्टिवेशन कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज़्यादा नहीं है। किसी भी इंसान के पास इतनी ज़्यादा नहीं है। आज तक धरती पर कोई भी ऐसा नहीं हुआ है। तुम्हारे पास आखिर कैसे है? हमारे एमसी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो एकदम गुस्से में बोलता है कि क्यों, क्या हो गया है? तुम जब किसी इंसान की एक बार स्पिरिचुअल पावर सोखना शुरू कर देते हो तो वो तो कभी ख़त्म नहीं होती है जब तक तुम उसे पूरी तरीके से चूस ना लो। और तुमने इतने साल का कल्टिवेशन किया हो, तुम तो बहुत ताकतवर हो ना, तो फिर मेरी शक्तियों को खाते रहो। देखता हूँ तुम कब तक खा पाते हो ओल्ड मैन, कि मेरी ताकत कितनी ज़्यादा है मैं तुम्हें आज दिखाता हूँ। मैं कोई इंसान नहीं हूँ, देवता हूँ, इसलिए मेरी ताकत तुमसे बहुत ज़्यादा है। जितना तुम सोचते हो उससे बहुत ज़्यादा। वो पहले की बात है जब मैं कमज़ोर हुआ करता था, लेकिन अब नहीं। ओल्ड मैन बोलता है कि नहीं नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो, रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं अब और नहीं खा सकता हूँ। वो एकदम फूल करके ओल्ड मैन की जगह पे एलिफेंट मैन हो चुका होता है, मतलब गुब्बारा ही हो गया होता है पूरा का पूरा। हमारा एमसी अपनी एक और की को फॉर्म करते उसकी तरफ अटैक करता है और बोलता है कि क्यों, क्या दिक्कत है? तुम ही तो कह रहे थे ना कि तुम तब तक नहीं रुकते जब तक स्पिरिचुअल वर्क ख़त्म नहीं कर लेते, खा नहीं लेते, तो फिर और खाओ ना, क्या दिक्कत है? मैं तुम्हें और मौका दे रहा हूँ, लो और खाओ। बेचारा ओल्ड मैन एकदम हैरान होता है, बोलता है कि नहीं, मैं मर जाऊँगा, मैं फट जाऊँगा। मास्टर मास्टर मुझे बचाइए, मास्टर यून, प्रिंस यून मुझे बचाइए, मेरी जान चली जाएगी। दोनों के दोनों, हमारे लिन और हमारा यून, दोनों के दोनों एकदम हैरान खड़े होते हैं। एंड यहाँ पर दोनों के दोनों प्रिंस शॉक्ड रहते हैं कि अब क्या होने वाला है। यून भी देख रही होती है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या इसके पास इतनी ताकत है? किसने इस ओल्ड हुआंग को हरा दिया? नामुमकिन, इतनी स्पिरिचुअल पावर इसके पास कैसे हो सकती है? मैंने तो जिसके बारे में जो कुछ सुना था वो सब कुछ उल्टा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर मैं इसके बारे में जो भी अफवाहें सुन रही हूँ, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा था। इसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा है। लगता है ये सब कुछ उस मोती की वजह से है।
अगर मैं वो मोती ले लेती तो ठीक ही रहता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर हमारा एमसी अपनी स्पिरिचुअल पावर को उसके ऊपर डाले जा रहा होता है, वो और खाया जा रहा होता है। बोल रहा था कि नहीं रुक जाओ। हमारा एमसी बोलता है कि क्यों रुक जाना है। हमारा एमसी अपनी की को फॉर्म किए होता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा रिलीज़ करा होता है और अपनी फुल पीक फॉर्म में होता है एकदम से ही। हमारा यून बोल रहा होता है कि रुक जाओ। एकदम से लिन चिल्लाने लग जाता है कि किंशु रुक जाओ, ऐसा मत करो। यहाँ हमारा एमसी अपनी न्याउन की मोती को अपनी स्पिरिचुअल की से फॉर्म कर रहा होता है और बोल रहा होता है अपने अटैक को बनाते हुए कि क्यों, क्या दिक्कत है। तुमने ही तो कहा था ना यून कि तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो, और तुम तो मुझसे लड़ने के लिए पैसे तक देने के लिए तैयार थे। तुम ही तो मुझे लड़ाना चाहते थे ना, ताकि मैं इस ओल्ड वांग से लड़ूं और मार जाऊं। तुम यही चाहते थे ना, क्योंकि तुम्हें लगता था कि ओल्ड वांग की ताकत मुझसे काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर अब क्या हुआ? मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुम चाहते थे। और ओल्ड वांग के तो तुमने ही कहा था ना कि जब तक वो पूरी तरीके से खा ना ले तब तक ख़त्म नहीं होता है। तो फिर क्या दिक्कत है? अब उसे खाने दो ताकत को। जब तक वो मेरे अंदर की पूरी ताकत को खा नहीं लेता तब तक तो ये रुकने से रहा। इसीलिए आज मैं इसे पेट भर कर खिला दूंगा, इतना ज़्यादा कि दोबारा खा भी नहीं पाएगा। हमारा एमसीकी को फॉर्म करते हुए उस पर अटैक कर देता है। वो ओल्ड वांग उसे पूरी की पूरी ताकत को खाने लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर में बहुत ही भयानक तरीके से परमाणु बम की तरह ब्लास्ट हो जाता है, जिसे हमारा एमसी एकदम देखकर शॉक रहता है। यहाँ पर लिन और यहाँ पर प्रिंस यून और सेवंथ प्रिंस दोनों के दोनों एकदम सबके सब शॉक्ड रहते हैं कि आखिर ये क्या हो गया, ओल्ड वांग को हरा दिया। आखिर ये कैसे हो सकता है कि इसने ओल्ड वांग को इतनी बुरी तरीके से, क्योंकि जो ओल्ड वांग है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है उसके पूरे राज्य में, और उसकी ताकत का सामना कोई भी नहीं कर सकता। सब उसे डरते हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कोई भी उससे लड़ेगा तो वो उसके अंदर की ताकत को चूस ही लेगा। लेकिन आज पहली बार उन्होंने ऐसा देखा हमारे एमसी का रूप, क्योंकि कितना ताकतवर है, तो इसलिए सबके सब एकदम शॉक्ड हैं।